हेलो दोस्तों। हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ा था हम लोग धातु और अधातु। उसमें हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, तीसरा पार्ट पढ़ना है हम लोगों को। तीसरा जो भाग है वो पढ़ना है, दो भाग हमने पढ़ लिया है तीसरे चैप्टर का, धातु और अधातु का। हमें शुरू करना था धातु के निष्कर्षण से। धातु के निष्कर्षण में क्या पढ़ना है कि धातु कैसे प्राप्त होता है। धातु का सबसे पहले अयस्क होता है, जिनमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उनसे धातुओं को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है इस आधार पर हम पढ़ेंगे, सब जानेंगे। तो सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं के निष्कर्षण दिया गया है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम धातुओं को कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में धातुओं को बांटेंगे। कौन कौन से? निम्न क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, उच्च क्रियाशील धातुएं। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन। एक तो सबसे जो अधिक क्रियाशील होंगी वो, एक थोड़ा उनसे जो कम होगी उनको मध्यम में रखा गया है, जो सबसे कम होगी उनको निम्न क्रियाशील सबसे कम, मध्यम बीच वाली, उच्च मतलब सबसे अधिक क्रियाशील। क्रम उल्टा लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कम वाले को लिखा गया है, फिर मध्यम वाले को, फिर उच्च वालों को। ऐसे भी कर सकते हैं, जो सबसे अधिक होगी वो उच्च, जो उससे कम होगी मध्यम में होगी वो मध्यम, और जो सबसे कम क्रियाशील होगी वो निम्न में। देखिए सबसे उच्च क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है, यहाँ दिया गया है आप लोगों को। हमने इसके पहले श्रेणी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, जो भाग 2 में पढ़ा। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए पीछे जाके। तो उसमें हमने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था, वो था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और यहाँ मरकरी भी था। लेकिन मरकरी जो कि इस वाले से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ मरकरी को नहीं लिखा गया। Hg, Cu, Ag और Au, ये सक्रियता श्रेणी का क्रम था। जो सबसे इधर वाली थी वो सबसे ज्यादा सक्रिय थी, जो सबसे इधर वाली की कम सक्रिय थी। उसी सक्रियता श्रेणी में इसको बांट दिया गया है कि जो सबसे अधिक होगी वो कौन कौन सी होगी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबसे क्रियाशील होगी, यानी उच्च क्रियाशीलता वाली होगी। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये क्या हो गया? मध्यम क्रियाशील हो गए। और ये चांदी और सोना ये क्या हो गया? निम्न क्रियाशील धातु। तो इनके आधार पर हम इनका निष्कर्षण करेंगे। इनके आधार पर इनका हम क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे। यानी उच्च क्रियाशील के लिए कुछ अलग प्रावधान होंगे निष्कर्षण के लिए, मध्यम के लिए कुछ अलग होंगे, निम्न के लिए कुछ अलग होंगे। कहने का मतलब है कि अलग अलग विधियों को यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं का निष्कर्षण अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर उच्च वाले में आएंगे तो उसका अलग तकनीक होगा, मध्यम वालों का अलग होगा, निम्न वालों का अलग होगा। हम समझ गए। इसका एक हमने ट्रिक आप लोगों को बताया था कि कौवे ने कहा मोगली आल मतलब पूरी जिंदगी फटी पुरानी, या Hg लिखेंगे तो हो चुकी है आगे आओ। इसका एक तरीका है, यानी सबसे अधिक जो होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबसे उच्च क्रियाशील वाले होते हैं। तो हम सबसे पहले अयस्क मतलब कि धातु अयस्क से ही प्राप्त होता है। धातु पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से ऐसे मिलता नहीं है। क्या होता है कि वो किसी न किसी अशुद्धि के साथ मिलता है। तो अयस्क क्या होता है? एक खनिज होता है जिससे हम धातुओं को आसानी से, सरलता से, कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं, वो अयस्क कहलाता है। तो अयस्क से हम धातुओं को प्राप्त करेंगे, लेकिन अलग अलग तकनीक के माध्यम से करेंगे। उच्च वाले को कुछ और, निम्न वाले को कुछ और तकनीक से, मध्यम वाले को और निम्न वाले को कुछ और तकनीक से हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसमें दिया है अयस्क। अयस्क का सांद्रण करेंगे, यानी अयस्क की पहचान करेंगे। पहचान के बाद क्या कितने पहचान होगी? उच्च क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, निम्न, यानी तीनों की पहचान होगी। उच्च वाला कुछ और होगा, निम्न वाला कुछ और होगा, मध्यम वाला कुछ और होगा। तो जब सबसे पहले उच्च वाले में आएंगे, उनको कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातु होंगे वो गलित लवण का विद्युत, उसमें सबसे पहले उनके लवणों को गलित अवस्था में करेंगे और उसका विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी उच्च क्रियाशील धातुएं जितनी भी होंगी उनको हम विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। अब है दूसरा मध्यम क्रियाशील धातुएं। इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? जो मध्यम क्रियाशील धातुएं के अयस्क है वो दो प्रकार के अयस्क मिलते हैं। जितने भी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं या मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो दो प्रकार के अयस्कों में पाई जाती हैं। एक होता है कार्बोनेट अयस्क। क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क। और दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। यानी दो अयस्कों में मिलती है, एक कार्बोनेट, एक सल्फाइड। तो कार्बोनेट अयस्क वालों का जब हम निष्कर्षण करते हैं, उनमें जो धातु होते हैं उसको किस विधि से निष्कर्षण करते हैं? निस्तापन विधि से करते हैं। यानी जो मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम में कौन कौन आएंगे? जिंक आएगा, लेड आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा। चार प्रकार के धातु, चार धातु हैं जो मध्यम क्रियाशील में आएंगी। इनका जब हम निष्कर्षण करेंगे तो इनमें दो प्रकार के अयस्क आपको दिखेंगे, एक कार्बोनेट, एक सल्फाइड। तो कार्बोनेट का निष्कर्षण करते समय हम निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे? निस्तापन का। अगर वही सल्फाइड अयस्क होगा तो उसको हम किससे करेंगे? भर्जन विधि का। ये दो विधियां हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, सारी अच्छी तरह से जानेंगे।
तो अब बस अब इतना समझिए कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होंगी वो दो प्रकार के अयस्क होंगे उसमें, एक कार्बोनेट एक सल्फाइड। और कार्बोनेट को हम किससे अलग करेंगे? निस्तापन विधि से अलग करेंगे। और सल्फाइड अयस्क किससे अलग करेंगे? भर्जन से। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद बनेगा धातु का ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। और उसको प्रगलन करेंगे। प्रगलन का मतलब होता है कि उस धातु से ऑक्साइड को अलग करेंगे, तब जाके हम धातु का शोधन करेंगे या धातु का शुद्ध रूप प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन का निस्तापन, सल्फाइड का भर्जन, इन दोनों से बनेगा धातु का ऑक्साइड और इससे होगा प्रगलन। उसका हम करेंगे प्रगलन, प्रगलन के बाद धातु का शोधन हो जाएगा। अब बचता है निम्न क्रियाशील धातु। तो सबसे पहले निम्न क्रियाशील धातु के बारे में जानते हैं कि जो सबसे नीचे होती है क्रियाशीलता के क्रम में सबसे नीचे, जैसे चांदी और सोना, इनका निष्कर्षण कैसे होता है? तो जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं उनमें हम सल्फाइड अयस्क को पाते हैं। उनमें कौन से अयस्क होते हैं? सल्फाइड अयस्क। हम सब जानेंगे कि सल्फाइड अयस्क क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, ये सब हम अच्छे जानेंगे। तो जो सल्फाइड अयस्क मध्यम क्रियाशील में था उसमें भी था, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क इसमें जो मध्यम वाले में था तो हमने भर्जन किया था, तो निम्न में भी सल्फाइड अयस्क होगा, तो इसका भी हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। और भर्जन के बाद धातु का ऑक्साइड होगा या धातु प्राप्त होगा, उसका परिष्करण या शोधन कर देंगे यानी शुद्धिकरण कर देंगे। यहाँ भी ऑक्साइड था, यहाँ ऑक्साइड बाहर कर दिया, उस विधि को प्रगलन बोले, तो यहाँ धातु प्राप्त हुआ, उसका शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लिए। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी। तो ये है अयस्क से अयस्क का सांद्रण, अयस्कों को अलग करने की विधि। कैसे हम अयस्क को अलग करेंगे और अंत में शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो ये क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। लेकिन इससे इन तीनों को पढ़ने से पहले आपको पहले ये डाटा बता दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण। तो हमें अयस्कों का समृद्धिकरण पढ़ना था, तो पढ़ना है। देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण हमने पढ़ा कि कैसे कैसे धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, उसमें तीन विधि। तो उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ना है कि अयस्कों का, अयस्क से ही तो धातु प्राप्त होगा, तो धातु का निष्कर्षण हम तीन प्रकार के तीन तरह से पढ़ेंगे, उच्च वाले, निम्न वाले और मध्यम वाले। तो उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले अयस्क प्राप्त हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद हम उसका धातु निष्कर्षण करेंगे। तो सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण होता है कि क्या होता है? पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां मिली होती हैं। यानी जब भी कोई अयस्क प्राप्त होता है पृथ्वी के भूपर्पटी, भूपर्पटी मैंने पहली परत, जो पृथ्वी की पहली परत उसे भूपर्पटी कहते हैं, तो उसमें जो भी अयस्क मिलते हैं वो उनमें क्या होता है? रेत होता है, मिट्टी होता है, ये इनको हम कहते हैं अशुद्धियां। और विज्ञान वाली भाषा में इसे हम कहते हैं अधात्री या गैंग। उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अधात्री या गैंग कहा जाता है। तो कह रहा है कि उन्हीं अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? जब हम अशुद्धियों को हटा देते हैं तो अयस्क में क्या होती है? धातु की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि अयस्क से अशुद्धियों को यानी गैंग को, अधात्री को हटाने के बाद अयस्कों में धातु की मात्रा बढ़ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाती है। तो कई तरह की विधियों का हम प्रयोग करते हैं अयस्कों के समृद्धिकरण के लिए। यानी कहने का मतलब है कि अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने के लिए, गैंगों को हटाने के लिए, अधात्रियों को हटाने के लिए हम कई तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अयस्कों की समृद्धिकरण की विधियां कहते हैं या तकनीक कहते हैं। तो पहला उसमें है द्रव चालित धुलाई। इसमें क्या होता है कि एक जलधारा होती है जिसके द्वारा उसकी हम धुलाई करते हैं, तो उसमें से जो अशुद्धियां होती है बाहर निकल जाती है, जो भारी कण अयस्क वाले होते हैं वो बैठ जाते हैं नीचे। अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है फेन प्लवन प्रक्रम। तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसमें दो रोलर के जो एक बेल्ट होता है, एक चुंबकीय वाला उसका रोलर लगाता है, एक बिना चुंबकीय होता है, वो अभी पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। और चौथा है रासायनिक पृथक्करण। इन चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन चारों विधियों के माध्यम से, इन चारों तकनीकों के माध्यम से हम अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं, यानी अयस्कों से हम अशुद्धियों को अलग करते हैं। जिसमें पहला है द्रव चालित धुलाई। इसमें होता क्या है? कह रहा है इस विधि का प्रयोग ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि के लिए किया जाता है। खास तौर से इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो ऑक्साइड अयस्क वाली अयस्क होते हैं उनमें किया जाता है। इस प्रक्रिया में संदलित अथवा बारीक पीसे हुए अयस्क, यानी हम किसी चीज का अयस्क लेते हैं जिसमें ऑक्साइड उपस्थित हो, यानी ऑक्साइड अयस्क, उसको हम संदलित कर लेते हैं या बारीक पीस लेते हैं। पीसे हुए अयस्क की जल धारा के द्वारा धुलाई करते हैं। क्या करता है कि जो बारीक पीस लेते हैं और पीसने के बाद उसको जल धारा में घोल कर, पानी में घोल करके उसका हम धुलाई करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कि उसमें से जो अशुद्धि होती है, जो हल्के कण होते हैं, जो गैंग में उपस्थित हल्के कण होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, जो हल्की होती है, वो जलधारा के साथ बह जाती हैं। जो अयस्क होता है वो भारी होने के कारण क्या करता है?
लिखा है यहाँ कि इसके फलस्वरूप हल्के गैंग कण जलधारा के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं। हमने देखा होगा, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, कोई चना है, चना या चावल लीजिए, उसमें हम भूसा वूसा रहता है जब, तो उसको हम धोते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और उसको हम ऐसे पानी की जलधारा बहाते हैं तो उसके साथ वो बह जाते हैं, जो वजन वाले कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसी तरह से इसमें होता है कि जब हल्के कण जलधारा के साथ अयस्क को हम बारीक पीस लेते हैं और जलधारा के साथ उसको हम बहाते हैं तो उसमें से हल्के कण या सुधियां बह जाती हैं और अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हम जिसे कहते हैं द्रव चालित धुलाई। दूसरा क्या है, दूसरा में पढ़ना है फेन प्लवन प्रक्रम। दूसरा पढ़ना है फेन प्लवन प्रक्रम। तो देखिए फेन प्लवन प्रक्रम, फेन प्लवन प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले हम फेन प्लवन प्रक्रम इसे कह क्यों रहे हैं, फेन मतलब होता है झाग, तो झाग के माध्यम से हम अयस्क को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को फेन प्लवन प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या, सोशल पढ़ते हैं, कह रहा है इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को अलग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क में क्या क्या आते हैं, कापर, जिंक, लेड, ये जो धातु हैं जिस अयस्क में पाए जाते हैं उस अयस्क का नाम है, नाम अलग अलग लेकिन जो उस पूरे अयस्कों को, उनके सभी मिला के अयस्कों को हम कहते हैं सल्फाइड अयस्क, यानी उसमें जो अशुद्धियां होती है किसकी होती है, सल्फाइड की होती है, तो सल्फाइड अयस्क उपस्थित होते हैं। तो कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों को अलग करते हैं इस प्रक्रिया में बारीक पीसे हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो सबसे पहले हमने जान लिया कि इसमें जो है कि सल्फाइड अयस्क को अलग अलग किया जाता है। फिर हमने ये जाना कि इस प्रक्रिया में पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे अलग होता है, ये जानेंगे। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में बारीक पीसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर करदम बना लेते हैं। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क जो होगा उसको हम बारीक पीस लेंगे और एक बड़े से टैंक में, यहाँ देखिए टैंक में जल के साथ घोल लेंगे। क्या करेंगे, घोल, करदम बना लेंगे यानी घोल लेंगे। फिर कह रहा है कि उसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। उसमें क्या डालेंगे हम, चीड़ का, पाइन ऑयल कहते हैं अंग्रेजी में, चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्कों को तथा जल के द्वारा गीला किया जाता है। चीड़ के तेल डालकर फिर हम मिलाएंगे ताकि गीला हो जाए। इस मिश्रण में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। उसमें हम वायु क्या करते हैं, फूंकते हैं, यानी कोई पाइप लगाकर उसमें वायु हम फूंकते हैं या तेज धारा प्रवाहित करते हैं वायु का, ये कह सकते हैं, प्रवाहित की जाती है। इसके उसके फलस्वरूप हल्का फेन झाग, उसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, वो ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैरने लगता है। इसे बाहर निकालकर सुखा लेते हैं और गैंग कण भारी होने का नीचे बढ़ जाता है। पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले हम बड़ा सा टैंक लेंगे, टैंक मतलब एक पात्र लेंगे बड़ा सा, उसमें जल डालेंगे, उसमें हम सल्फाइड अयस्क को पीस कर डालेंगे और उसका करदम बना लेंगे, घोल बना लेंगे। उसके बाद इसमें चीड़ का तेल डालेंगे। चीड़ का तेल डालने के बाद उसमें हम वायु को प्रवाहित करेंगे। मिलाने के बाद चीड़ का तेल डालकर मिला लेंगे, मिलाने के बाद उसमें वायु प्रवाहित करेंगे, तो वायु का तीव्र धारा, तो तीव्र धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें हलचल होगी। हलचल होने के बाद जो इसमें सल्फाइड अयस्क होगा वो झाग के साथ झाग बनेगा। हम जब भी आप घर पे कभी ऐसे करते होंगे, जब आपने सर्फ के साथ कपड़ा वपड़ा धोने के लिए सर्फ डालकर उसे हिलाते हैं तो झाग बन जाता है, या वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो झाग बन जाता है। तो वैसे ही इसमें झाग बनेगा। लेकिन झाग बनने के पहले बात क्या होगा, उसमें जो हम चीड़ का तेल डाले हैं, चीड़ का तेल क्या करेगा, सल्फाइड अयस्क को चिपका लेगा और चिपकाने के साथ झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। लिखा है सल्फाइड युक्त फेन के बुलबुले। तो जो हम चीड़ का तेल डाले उसको गीला कर दिया है और हमने वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की तो झाग बना। उस झाग के साथ जो मलफेन है, जो इसमें जो झाग बना है वो सल्फाइड अयस्क को ऊपर उठा लेगा और जो भारी कण होंगे, वो अशुद्धियां होंगी, वो तली में बैठ जाएंगे, इसे हम कहेंगे गैंग। वो चीड़ के तेल से, ये चीड़ का तेल मिलाया जल है और अशुद्धियां हैं जो नीचे बैठ गई है और ये हवा मार रहे हैं, तो जो उसका इसमें जो सल्फाइड अयस्क है वो झाग के साथ ऊपर बैठ गया और इसे ही निकाल कर हम क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे और सुखाने के बाद हमें एक शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होंगी। तो ये अयस्कों के समृद्धिकरण करने की दूसरी विधि है फेन प्लवन प्रक्रम, जिसमें हम फेन के झाग के माध्यम से अयस्कों को अलग करेंगे। तो हमने मतलब अच्छे से जाना क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ा सा पात्र लेंगे, उसमें हम जल डालेंगे, जल में पिसा हुआ अयस्क डालेंगे, उसको मिला लेंगे, मिलाने के बाद उसमें चीड़ का तेल डालेंगे, फिर हम वायु द्वारा तेज वायु की धारा प्रवाहित करेंगे जिससे उसमें घोल बनेगा और झाग बनेगा। और झाग बनने के बाद चीड़ के तेल में वो सल्फाइड अयस्क चिपक जाएंगे जो हल्के होंगे और वो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी कण होंगे वो नीचे चले जाएंगे और जो ऊपर हल्के कण आए हैं वही सल्फाइड अयस्क है, उसको हम निकाल करके क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसका फिर हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो ये है फेन प्लवन प्रक्रम, जो कि अयस्कों को अलग करने की प्रक्रिया, अयस्कों के समृद्धिकरण की, अयस्क से
अशुद्धियों को अलग करने की एक प्रक्रिया है, यानी अयस्क का समृद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण। तो विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण क्या आता है ये हम जान लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण, तीसरा था विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण। ये भी अयस्कों के समृद्धिकरण का तीसरा विधि है, जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रक्रिया जानते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताएंगे आसानी से। इस कहते हैं इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क, आयरन हो गया, टीन हो गया, ऐसे सब पदार्थों अयस्कों को अलग जाता है। तो इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क आयरन को अलग करते हैं। इसमें होता क्या है, चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है। जो चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया होती है उसमें एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता है। दो रोलर होते हैं उस पर घूमता है। रोलर मतलब चक्के पहिए होते हैं उन पर घूमता है। इसमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है और एक रोलर जो होता है वो मैग्नेट का बना होता है, चुंबक का बना होता है। बारीक पीसे हुए चुंबकीय अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं, मतलब एक सिरे पर डालते हैं जो कि अचुंबकीय है, जो चुंबकीय नहीं है उस वाले पट्टे के सिरे पर हम क्या करते हैं, जो बारीक पिसा हुआ चुंबकीय अयस्क है उसको डालते हैं। जैसे आयरन अयस्क उसको हम डालते हैं। तो कह रहे बारीक पिसे हुए चुंबकीय अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं तो अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे पर पहुंचकर गिरता है। जैसी बात है कि एक सिरे पर डालेंगे, जब पट्टा चल रहा है तो दूसरे सिरे पर जाके गिरेगा, लेकिन गिरेगा कैसे ये जानना है। गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, यानी जो चुंबकीय जो अगला वाला जो रोलर है या चक्का है वो कैसा है, मैग्नेट का बना है, चुंबक का बना है। तो जो चुंबकीय अयस्क डाले हैं उसमें जो चुंबकीय वाला भाग होगा उससे चिपक जाएगा, तो आकर्षित हो जाता है, मतलब उसको खींच लेता है अपने तरफ, उसके समीप इकट्ठा हो जाता है और खींचने के बाद वो दूसरी साइड गिरता है, उससे चिपक जाता है। चिपकने के बाद जहां मैग्नेट का प्रभाव खत्म होता है वहां जाके वो गिरता है। और जो अनुचुंबकीय अयस्क है, जो चुंबकीय नहीं है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बाहर गिर जाते हैं। दो ढेर बनते हैं, दो जगह इकट्ठा होते हैं, एक अशुद्धि और एक जो है कि अयस्क। तो कह रहा है आकर्षित होकर उसके समीप इकट्ठा हो जाता है और दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ अयस्क से दूर एक अलग जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, ये एक रोलर है, ये दूसरा है, ये एम का मतलब होता है मैग्नेट। ये मैग्नेट का बना है, यानी चुंबक का बना है, ये चुंबक का नहीं बना है। इसके सिरे पर हम डालने वाला ये रखे हैं, मतलब कि ऐसा एक प्रक्रिया है जिससे हम चुंबक महीन पिसा हुआ ऐसे इसमें डाल रहे हैं। तो इस पर डाल रहे हैं, ये पट्टा है, ये पट्टा है। तो पट्टे के माध्यम से ये दूसरे वाले के पास आ रहा है। तो दूसरे वाले के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो इसमें अयस्क वाले में अशुद्धि है वो अशुद्धि दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय नहीं है, वो चुंबकीय नहीं है। चुंबकीय नहीं होने के कारण वो दूर गिरेगा, तो ये दूसरी जगह इकट्ठा हो गया है। लेकिन ये मैग्नेट होने के कारण जो इसमें चुंबकीय पदार्थ है वो चिपक जाएंगे, जो चुंबकीय अयस्क वो इससे चिपक जाएगा, आकर्षित हो जाएगा और जहां से उसका प्रभाव खत्म हो गया, मैग्नेट का प्रभाव खत्म हो गया, उसके नीचे गिरेगा तो ये दूसरी जगह इकट्ठा होगा। तो चुंबकीय पदार्थ कहीं और इकट्ठा हो गया, अचुंबकीय पदार्थ कहीं और इकट्ठा हो गया, यानी अशुद्धियां कहीं और इकट्ठा हो गए। तो ये बहुत ही आसान जो प्रक्रिया है अलग करने का, किसको, चुंबकीय अयस्क को अशुद्धियों से अलग करने का सबसे आसान तरीका है कि एक पट्टा लेंगे, उस पर दो रोलर लेंगे, इसमें एक मैग्नेट वाला रखेंगे और उसको इसमें डाल के हम चलाएंगे तो जो मैग्नेट वाला रहेगा, जो चुंबकीय पदार्थ वो चिपक जाएगा, जो चुंबकीय नहीं होगा दूर गिरेगा। तो यह है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया। चौथा है रासायनिक पृथक्करण। इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया अयस्क तथा गैंग के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है, मतलब उसके अयस्क और गैंग के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है कि कैसे अलग। जैसे बॉक्साइड है, उसका सूत्र होता है Al2O3.2S2। बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो लिखा है आगे एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसमें आयरन ऑक्साइड तथा बालू की मुख्य अशुद्धि होती है। यानी जब भी बॉक्साइड आप प्राप्त करेंगे अयस्क के रूप में तो उसमें दो अशुद्धियां होंगी, एक अयस्क का नाम है आयरन ऑक्साइड और दूसरे का नाम है बालू, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड। ये मुख्य अशुद्धियां होती हैं। इसको रासायनिक अभिक्रिया बायर विधि से अलग करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, बायर विधि द्वारा। और कक्षा 10वीं से बायर विधि को हटा दिया है, लेकिन हम फिर भी बायर विधि को आगे जानेंगे कि बायर विधि होता क्या है। तब हम जानेंगे कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं या इन अशुद्धियों को कैसे हटाते हैं। तो बायर विधि हम आगे पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आगे आपकी क्लास चौथे पार्ट में चलेंगे। इसके आगे जो भी आपका पार्ट्स होगा, यानी क्या होगा, 3 प्रकार के हमने आपको बताए हैं क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले निम्न का पढ़ेंगे, फिर मध्यम का पढ़ेंगे, फिर उच्च का पढ़ेंगे। इनकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। हमने आज जाना क्या क्या जाना। सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा था हमने, एक निम्न क्रियाशील, एक उच्च क्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील। उसके बाद हमने पढ़ा अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाती है। होता क्या है इसमें कि इसको कई विधियों द्वारा अलग करते हैं। सबसे पहला द्रव चालित धुलाई, जिसमें हम पानी के
जलधारा के द्वारा उसको हम हटा दे रहे थे उसको शुद्धियों को। दूसरा था फेन प्लोवन प्रक्रम, यानी झाग के रूप में हम उसको अलग कर रहे थे। और तीसरा है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, और चौथा है रासायनिक पृथक्करण। इन चारों प्रक्रियाओं को हमने आसानी से जाना। अब आगे हम पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।